नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी एम्स में हूँ। ये वो दिल्ली एम्स ऐसा एक देश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज जहाँ पूरे देश के स्टूडेंट जो नीट परीक्षा में बैठते हैं उनका एक ही ड्रीम होता है, सपना होता है कि किसी तरह हमें एम्स में पढ़ने का मौका मिले, एम्स में एडमिशन मिल जाए। तो एम्स दिल्ली की क्या खासियत है, क्यों ये देश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, मेरे साथ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर विनय कुमार जो यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट है। हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और ये भी बताएंगे कि दिल्ली एम्स में वो क्या क्या खास बातें, यानी क्या यहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ की क्या फैसिलिटीज़ हैं और कितनी यहाँ की रैंक कितनी हाई जाती है, कट ऑफ कितना रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर विनय कुमार से। मैं डॉक्टर विनय कुमार से बात करूंगी। इन्होंने GSVM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था और GSVM से दिल्ली एम्स की जर्नी कैसे रही है, कौन से एग्ज़ाम इन्होंने पास किए, इसके बारे में बात करूंगी। और साथ में यही बताऊंगी कि जो तमाम स्टूडेंट जिनका एक ड्रीम है कि हम किसी तरह से एम्स में हमें पढ़ने का मौका मिले, तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, क्या कट ऑफ रहता, तमाम सारे जो आपके सवाल थे उनके जवाब देंगे डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर विनय, GSVM मेडिकल कॉलेज से आपने MBBS किया, अब आप यहाँ पर एम्स में, कितना अच्छा लगता है एम्स में एज ए सीनियर रेजिडेंट काम करना? देखिए, हर एक मेडिकल एस्पायरेंट का एक सपना होता है जब वो अपनी ये जर्नी स्टार्ट करता है कि वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़े। तो आज मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथ साथ में मेरे परिवार, मेरे माता पिता और मेरे नाना जी को बहुत ज़्यादा गर्व है इस चीज़ पे। और सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है तो आप जब अच्छी जगह आप ट्रेनिंग लेकर जाते हो तो आप बहुत अच्छा सोसाइटी को पे बैक करते हो। तो मेरा यही मानना है कि सबको अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, एक दिन उसका सपना साकार ज़रूर होता है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर विनय कुमार की जर्नी के बारे में बात करूंगी कि MBBS जिन्होंने किया GSVM मेडिकल कॉलेज से। पहली चीज़ तो इनको GSVM मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन मिला, इसके लिए उनको CPMT देनी पड़ी, कितनी मेहनत की। और अभी देखा जाए तो ये जो मेडिकल की पढ़ाई है साधारण पढ़ाई नहीं है, अभी भी पढ़ाई चल रही है। तो पहले तो मैं उसके बारे में, जर्नी के बारे में बात करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं एम्स के बारे में बात करती हूँ कि एम्स में UG की कितनी सीट है। डॉक्टर विनय, एम्स में, दिल्ली एम्स में UG की कितनी सीट्स हैं और कितना कट ऑफ हाई है? आखिर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश का नंबर 1 कॉलेज क्यों है? देश का नंबर 1 कॉलेज इसीलिए है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है, यहाँ सबसे अच्छा एकेडमिक है, यहाँ सबसे अच्छी मशीन्स हैं, यहाँ सबसे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ सबसे अच्छी फैकल्टी है। तो इसलिए ये देश का टॉप इंस्टीट्यूट हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। एम्स की जहाँ तक पर्टिकुलर बात की जाए तो एम्स दिल्ली के अलावा कई जगह एम्स खुल गया है, लेकिन एम्स जो दिल्ली की लगभग सीट 100 के आसपास रहती है, 107 या 103 शायद हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगभग 100 सीट्स UG की MBBS की रहती हैं। और इसका नीट UG के ज़रिए एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम नीट के ज़रिए कर दिए गए हैं, तो नीट UG का एग्ज़ाम होता है। 2019 के पहले एम्स अपना एग्ज़ाम कराता था, फिर बाद में 2019 के बाद एम्स ने नीट UG के ज़रिए, तो जो टॉप बच्चे होते हैं वो एम्स दिल्ली को चूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी एम्स हैं, तो लगभग एम्स की अगर इन जनरल बात की जाए तो लगभग 1000 सीट्स हो गई हैं अब, क्योंकि बहुत जगह एम्स खुल गए हैं। लेकिन एम्स दिल्ली की बात की जाए तो लगभग 100 सीट्स हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली एम्स में लगभग 100 सीट्स हैं। और अगर आप कहें कि भाई दिल्ली एम्स ही नंबर 1 चूँकि कॉलेज है, सभी का ड्रीम होता है कि हमें एम्स दिल्ली मिल जाए, तो ये बताइए कि मतलब वाकई कितनी कट ऑफ रहती है, कितने मार्क्स लाएँ कि ताकि दिल्ली एम्स से पढ़ने का मौका मिल जाए? कितने मार्क्स लाएं ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे 720 का जहाँ तक एग्ज़ाम होता है, स्कोर होता है, तो कई लोगों के 720 भी आते हैं और कई बच्चों के तो 720 ही आते हैं, 2-3 बच्चों के भी आ जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि परसेंटाइल क्या है, टॉप बच्चे का और लास्ट बच्चे का। तो परसेंटाइल बेसिस पे चयन होता है नीट UG में। जो शुरुआत के बच्चे होते हैं, जितने भी, मतलब कह सकते हैं टॉप 100 जो होंगे नीट एग्जाम के, वो आ जाएंगे दिल्ली एम्स से। हाँ, एग्जैक्टली वही आते हैं। कुछ लोग अपना प्रेफरेंस चूज़ करते हैं कि वो अपने घर परिवार के पास रहें, तो वो अपना एग्ज़ाम, लेकिन मोटा मोटा अगर माना जाए तो जो टॉप
स्कोरर होते हैं नीट यूजी में, वो एम्स दिल्ली को चूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो अगर देखिए जो नीट की परीक्षा होती है 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि 700 के ऊपर लाने वाले या 690 के ऊपर लाने वाले जो 100 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हाईएस्ट स्कोर होता है, बस उन स्टूडेंट्स को दिल्ली एम्स से पढ़ने का मौका मिलता है। डॉक्टर विनय, आप जब एज ए सीनियर रेजिडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना बड़ा एक्सपोजर है, कितनी नॉलेज है, मतलब क्या एक्सपर्टीज़ है जो कि आपको एक मतलब सुपर स्पेशल डॉक्टर बनाती है? देखिए, दिल्ली एम्स में काम करना ही अपने आप में मुझे तो ऐसा लगता है मुझे सुपर बनाता है। यहाँ पर जो मशीन्स हैं, मैं आम भाषा में बताऊंगा तो जो मशीन्स हैं वो मैंने अभी तक अपनी जितनी भी मैंने MBBS किया, MD किया और जगह नहीं देखी। यहाँ की जो फैकल्टी है उसका जो लेवल है वो मतलब बहुत एक्सीलेंस है। वो काम ही ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हम सोचते भी नहीं हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और वो जब हम ट्रेनिंग उनके अंडर में करते हैं तो लगता है कि नहीं ये तो बड़ा आसान था, लेकिन हम वहाँ पर कभी क्लिक नहीं कर पाए। तो एम्स दिल्ली में एज अ सीनियर, जैसे मैं क्रिटिकल केयर में काम कर रहा हूँ, तो जब मैं ICU में आता हूँ तो ICU का जो इन्वायरमेंट अभी तक मैंने अपनी MD की ट्रेनिंग में देखा वो और यहाँ के इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है। तो जब हॉस्पिटल में सफाई अच्छी होती है तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं मरीज को वो नहीं होते हैं। तो यहाँ का वर्कर है ना जो वो भी अपना काम ईमानदारी से करता है, डॉक्टर भी ईमानदारी से करता है। तो एम्स को यही डिफरेंट मुझे यहाँ लगा कि जैसे और गवर्नमेंट सेटअप में मैंने काम किया तो वहाँ पे क्या है कि मतलब ऑन कैमरा तो नहीं कहना चाहिए ये चीज़, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लैग है सिस्टम में। लेकिन एम्स दिल्ली मुझे ऐसा लगा कि यहाँ छोटे से छोटा काम को भी बड़ा माना जाता है और हर आदमी अपना काम ईमानदारी से करता है। बिल्कुल। और एक और डॉक्टर विनय बात करूंगी कि अगर देखें कि पेशेंट की जब केयर में आते हैं, जब यानी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो एम्स में काम करना कितना बड़ा एक आपके लिए चैलेंज भी होता है और एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है, क्योंकि देश भर के तमाम पेशेंट जिनको कहीं इलाज नहीं मिलता या जहाँ कहीं उनको राहत नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि एम्स में अगर इलाज करवाते हैं तो ज़रूर हम ठीक हो जाएंगे। तो एक्सपोजर के इलाज डॉक्टर विनय, दिल्ली एम्स जाहिर सी बात है देश का नंबर 1 टॉप मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल हॉस्पिटल भी है सबसे बड़ा। आप थोड़ा एम्स के बारे में बताइए, कितना बड़ा है, कितना वृहद और कितनी बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं, और वाकई में जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कितना बड़ा आपको एक्सपोजर मिलता है? एम्स की जहाँ तक बात की जाए, दिल्ली एम्स के कैंपस की, दिल्ली एम्स का कैंपस बहुत बड़ा है। देखिए पीछे हमारे गौतम नगर स्टार्ट है, गौतम नगर से लेकर और यहाँ पर ये साउथ एक्स का ब्लॉक है, तो ये लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया है जिसमें एम्स है। बीच में सफदरजंग भी आता है, तो सफदरजंग के नीचे से एक टनल बनाई है इन्होंने, और टनल के जरिए फिर हम एम्स का ये जो ट्रॉमा सेंटर है ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, मेन एम्स का एक दूसरा पार्ट है। तो ये बहुत बड़े एरिया में है। जहाँ तक कि मरीज की बात की जाए, आपने कहा कि मरीज कैसे आते हैं, मरीज बहुत क्रिटिकल मरीज एम्स आता है क्योंकि रेफरल सेंटर है, तो हर आदमी ये सोचता है कि उसको एम्स में इलाज मिल जाए, बहुत बढ़िया इलाज होगा। VIPs बहुत ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पर जो केयर है, मैं अभी कोविड एरा चल रहा था, तो कोविड का केयर जो है और नॉर्मल केयर इतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2019 में जब कोविड आया था तब मैं अपनी MD कर रहा था मेरठ से। तो उस समय मेरठ में फर्स्ट पेशेंट आया था, उसको मैंने इंटूबेट किया था। यूपी का पहला पेशेंट हम लोगों ने इंटूबेट किया था और मैं पहली ड्यूटी पे था। वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस में ये अंतर है कि यहाँ पर कोविड में भी जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं PP किट पहनकर, यहाँ कोविड में भी अंदर रहकर नॉर्मल काम करते हैं। और नॉर्मल का मतलब है जो आम काम होता है हमारा, जो रूटीन वर्क होता है वो एज इट इज़ चलता है, कोई इफ़ेक्ट उसका कोविड से नहीं होता है, क्योंकि हमें वो काम करना पड़ता है। पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनको बचाना बहुत हमारी जिम्मेदारी होती है, और हर पेशेंट इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ पर्सन से पर्सनालिटीज़ हो जाते हैं। जैसे अभी सेकंड वेव में हमारे पास मॉरिशस के XPM एडमिट थे, तो उनका केयर करना एक अलग प्रोटोकॉल होता था।
तो बहुत वीआईपी ड्यूटीज बहुत करनी पड़ती हैं यहाँ पर। वीआईपी जैसी कोई ड्यूटी नहीं होती एम्स में, क्योंकि हर पेशेंट लगभग वीआईपी होता है हमारे लिए। हाँ, ये है कि वीआईपीज आते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री भी यहाँ एडमिट होते हैं, राष्ट्रपति भी यहाँ एडमिट होते हैं, तो गृह मंत्री भी एडमिट होते हैं। देखिए, ये सब प्रोटोकॉल का पार्ट होता है और हम उनको जैसे आम मरीज होते हैं वैसे ही उनकी केयर होती है। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी मरीज को छोड़ दें हम या उनको ज़्यादा वो करें। हाँ, उनकी कुछ सिक्योरिटीज़ इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। और जैसे अगर जो डेजिग्नेटेड डॉक्टर है वही जाता है उस एरिया में, तो लेकिन ये एक अब शुरू में लगता था कि वीआईपीज़ हैं और ये, लेकिन हर आदमी वीआईपी होता है, लगभग सारे पेशेंट वीआईपी हैं और वीआईपी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, कॉमन चीज़ है यहाँ पर, तो हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि एम्स का एरिया कितना बड़ा है, कितने यहाँ डिपार्टमेंट हैं, और अगर देखें तो फैकल्टी कितना बड़ा एक्सपोजर है यहाँ पर? एम्स को नंबर 1 यही बनाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनएमसी के अकॉर्डिंग, फैकल्टीज़ की, सीनियर रेजिडेंट्स की, वो सारी यहाँ अप टू डेट रहती है। एम्स में लगभग 53 डिपार्टमेंट्स हैं और 53 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में पीजी सीट्स है, हर डिपार्टमेंट में जो रिसर्च वर्क होता है उसके लिए पीएचडी का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो पीएचडी सीट्स है, और फैकल्टी जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा ही हो सकती है, कम तो होती नहीं है यहाँ पर। एम्स को डिफरेंट एक चीज़ और बनाती है कि यहाँ रिसर्च वर्क हम लोग तो करते ही हैं, फैकल्टी करती है, साथ साथ में एम्स में और कई कोर्सेज चलते हैं, जैसे पीएचडी कोर्स चलता है। तो यहाँ पर यंग डॉक्टर्स की, यंग साइंटिस्ट की एक सोसाइटी भी है, SYS कहते हैं इसको। तो वो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च वर्क में करते रहते हैं। आप देख का जो है कैंपस वो भी एम्स के ही बाउंड्री में है, तो वहाँ पे रिसर्च वर्क चलता रहता है सारा, हर डिपार्टमेंट रिसर्च वर्क चलता रहता है, हर पीजी रिसर्च करता है। थीसिस जो पार्ट होता है वो एम्स में बहुत अच्छे से होता है, इसलिए एम्स को वो डिफरेंट नंबर 1 कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक तो ये हुआ कि अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि टॉप 100 स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं, सीट लिमिटेड है, और जो हाईएस्ट मार्क्स के 100 स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे आ पाते हैं। अच्छा, देखिए, एमबीबीएस करने का मौका जो लोग चूक गए हैं दिल्ली एम्स में, अगर वो पीजी में आना चाहें तो कौन सा एग्ज़ाम होता है और उसका स्टैंडर्ड कितना हाई होता है? देखिए, कोई भी इंसान कभी भी चूक जाए किसी भी काम में, अगर वो फिर से प्रयास करेगा तो ऊपर वाला उसको फिर से मौका देता है। जैसे मैं यूजी में चूका, पीजी में चूका, फिर मैंने सीनियर रेजिडेंट का एग्ज़ाम लिखा, मतलब मुझे उम्मीद थी लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि इस पहली प्रयास में ही हो जाएगा, लेकिन मेरा हो गया। तो किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आपके दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, वो आपका चैनल का नाम ही है मोटिवेशन, तो उनको मैं मोटिवेट यही करूँगा कि आप कभी हिम्मत मत हारिए। आप अपने दिमाग में रखिए। मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मुझे एम्स में जाना है, एम्स में जाना है। तो मेरे घर वाले भी कहे कि यार अब पीजी के बाद तो कानपुर वापस आ जाओ, ये क्या एग्ज़ाम लिख दिया तुमने। पर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। एम्स पीजी के लिए अगर यूजी में नहीं किसी कारणवश हो पाता है तो पीजी के लिए INI-CT एग्ज़ाम होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंट कंबाइंड एग्जाम टेस्ट, जो कि एम्स, जिपमर और निमैंस ऐसे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उनका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। तो उसमें एम्स दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगभग 198-200 सीट्स हैं और लगभग सारे डिपार्टमेंट को मिलाकर। तो आप अगर एम्स दिल्ली में लेना चाहते हैं एम्स दिल्ली में, नहीं तो एम्स, कई एम्स खोले गए हैं, जिपमर है टॉप इंस्टीट्यूट, निमैंस है हमारा टॉप इंस्टीट्यूट, तो उसमें आप एग्ज़ाम INI-CT के एग्ज़ाम के ज़रिए आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एम्स के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। अच्छा, है ना। तो एम्स का एग्ज़ाम साल में 2 बार होने से ये फ़ायदा है पीजी का कि आप जनवरी सेशन में या मई जून सेशन में आप एनरोल करके 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अच्छा, ये जो नीट पीजी का एग्ज़ाम, जैसे आपने कहा 200 सीट्स हैं, ये कंबाइंड जिपमर और एम्स और एक इंस्टीट्यूट क्या बताया? नहीं, ये नीट जो INI-CT का एग्ज़ाम मैंने बताया, 200 सीट्स केवल एम्स दिल्ली की हैं। वैसे तो लगभग 1000 के आसपास की सीट्स होंगी INI-CT में, लेकिन एम्स दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मैंने बताया 198 या 200 की सीट्स हैं। ओके, तो आप मुझे एक बार फिर से बताइएगा, जो नीट पीजी यानी नीट पीजी की 200 सीट दिल्ली एम्स में, अगर पीजी आप करना चाहते हैं कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है और किस लेवल का एग्ज़ाम है वो? जैसे मैंने बताया कि नीट पीजी के जरिए एम्स में नहीं होता है,
इनका अपना एक अलग एग्ज़ाम होता है, क्या नाम है उस एग्ज़ाम का? INI CET। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कंबाइंड टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट। ओके, कितना टफ होता है एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? टफ तो हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम बहुत Nearly टफ tough होता है ना। हाँ। सारे एग्ज़ाम टफ होते हैं, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है उसको हर एग्ज़ाम टफ लगता है, लेकिन तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो हमारे बीच से लोग आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अच्छा, आपने देश में कहीं किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर आपने MBBS किया तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए? हाँ। PG का आपने इंडिया में MBBS की डिग्री की है, आपने बाहर से MBBS की डिग्री की है, आपके पास MBBS की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इसको करने के लिए। बिल्कुल, तो दिल्ली एम्स में पढ़ना वाकई, अगर आप MBBS में चूक गए तो बिल्कुल PG के लिए ट्राई कर सकते हैं। नो डाउट एग्ज़ाम टफ होता है, लेकिन आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो ज़रूर आप दिल्ली एम्स में आने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर विनय कुमार, मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप कहाँ के रहने वाले, कब आपने CPMT क्वालिफाई किया, और GSVM की जर्नी के बाद कैसे आप दिल्ली पहुँचे? मेरा नाम आपने बता ही दिया, विनय है, और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से। मैंने 2007 में, पहले नीट एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले CPMT, पहले ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता था और स्टेट का CPMT एग्ज़ाम होता था। तो मैंने 2007 में CPMT क्लियर किया, और कानपुर का रहने वाला था तो मेरी अच्छी रैंक थी, मैंने कानपुर ही चूज़ कर लिया। कानपुर शुरू से मेरा सपना था, जब भी मैं कानपुर में, क्योंकि कानपुर का रहने वाला था, जब भी मैं हैलेट कहते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज को, तो हैलेट के सामने से गुजरता था, एक ब्रिज था नरेंद्र मोहन सेतु, तो उसके सामने से बड़ा बड़ा लिखा होता था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो मैं साइकिल चलाता था, तो साइकिल से जब मैं जाता था उसकी तरफ देखता था तो देखता रहता था, और गणेश भगवान से कहता था आपके नाम पे, शंकर भगवान आपके नाम पे, मुझे बस एक सीट दिलवा दो यहाँ पर। और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा वो प्रार्थना ऊपर वाला स्वीकार कर लेगा। और जब काउंसलिंग हुई तो मैंने अपना पहला चॉइस, जब GSVM कानपुर डाला तो जो काउंसलर थे वो कहे कि भाई लखनऊ ले लो, तो मैंने कहा नहीं, मेरे माँ बाप का ये कहना है कि भाई, डैडी मेरे आर्मी में थे, तो क्योंकि वो घर पे नहीं रहते थे, तो मम्मी ने ये कहा कि बेटा साथ में ही रहो, और मेरा मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल 3-4 किलोमीटर के पे घर भी है, तो मैंने कानपुर चूज़ किया। जब मैं GSVM आया तो क्योंकि मेरी अच्छी रैंक थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा इंटरव्यू छपा था अलग से, तो एकदम अलग से एक इंटरव्यू, एक ब्लॉग था, काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। तो सीनियर्स उस समय थोड़ा सा ये कह लेंगे, रैगिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि रैगिंग तब तक बैन हो चुकी थी, लेकिन सीनियर मुझे बहुत पहले से जान गए थे कि ये कोई विनय आने वाला है, कि इसने लंबी चौड़ी बात कर रखी है अपने इंटरव्यू में। और इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ। हमारी स्टार्टिंग के टाइम पे MBBS बहुत प्यारी जर्नी है, मतलब जब भी हम याद करते हैं तो अपने आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि इंग्लिश का सारा कोर्स होता था, सारी चीज़ें अंग्रेजी में किताबें होती थी, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं होती थी, आप हिंदी में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आए सीनियर ने इंट्रोडक्शन लिया तो मुझसे पूछा क्या नाम है, नाम बताया, फिर कहे कि अच्छा तुम तो अंग्रेज हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं अंग्रेज नहीं हूँ। तो बोले सर बोल रहे हो तो यही अंग्रेज हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा हुआ वो सारे हॉस्टल में उसकी फ़ोटोकॉपी चस्पा कर दी गई है कि इस आदमी से मिलना है। अच्छा। मैं डर गया और मैं 2 दिन गया ही नहीं। अच्छा। फिर जब मैं तीसरे दिन गया तो सीनियर मुझे ढूंढते हुए आए, तो मैं 2 दिन मिला नहीं। तो फिर सीनियर तीसरे दिन आए तो बोले कि तुम आए क्यों नहीं, तो मैंने उनको बताया कि, तो फिर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि अरे यार ये तो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए। सबका सहयोग मिला, टीचर्स का प्यार, जैसे आपने अभी एक वीडियो भी डाला वाइट कोट सेरेमनी का, तो वैसे ही हमारी हुई थी। बस ये था कि इस बार थोड़ा सा ऑडिटोरियम में हुई, हमारी LT3 होता था वहाँ पे हुई थी। जलज सर ने, जैसे अभी जलज सर आए हमारे, विनोद सर अब नहीं है इस दुनिया में अभी पिछले कोविड वेव में, तो विनोद सर तब एनाटॉमी के HOD हुआ करते थे, जलज सर फिजियोलॉजी के HOD हुआ करते थे। तो वो सब लोग आए, परिचय लिया, सबको मैंने अपना परिचय दिया। सब हमारा बैच बहुत बड़ा होता था। कानपुर का आप सोचिए 198 का बैच होता था, इंडिया में इतना बड़ा बैच नहीं होता था कहीं। तो परिचय में ही पूरा टाइम बीत गया। कानपुर, इसलिए मुझे कानपुर से और लगाव है कि आपका जो UG कॉलेज होता है, मतलब MBBS कॉलेज जो होता है किसी का भी,
वो कभी नहीं भूलता है। आल्मा मैटर होता है हमारे कॉलेज से, जैसे डॉक्टर आरती लाल चंदानी हमारी मतलब उस समय मेडिसिन के एचओडी थी, फिर अभी प्रिंसिपल भी बनी वो मेडिकल कॉलेज की, और बच्चों के मतलब ये सारे बच्चे उनको माँ कहते हैं, मैं भी उनको माँ कहता हूँ। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे गवर्नमेंट के, वो भी हमारे, हाँ, तो आरती मैम और हर्षवर्धन सर बैचमेट ही हैं। तो इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ आई, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो जीएसवीएम की जर्नी मेरी बहुत अच्छी गुजरी। मैंने अपने 5 साल वहाँ पर बिताए और कभी समय का पता ही नहीं चला कि कब वो 5 साल बीत गए वहाँ पर। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर हैं, कैसे डॉक्टर बनने का जैसे ड्रीम किसने दिया? देख वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ जो नहीं क्वालिफाई कर पाते, वो बोलते हैं कि नीट बहुत टफ लग रहा है, लेकिन क्या होता है पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो आपका ये ड्रीम किसने दिया? देखिए, मेरे पिताजी आर्मी में जवान थे, कोई ऑफिसर रैंक नहीं थी, तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा। लेकिन मेरे माता पिता का ये कहना था कि हमारा बच्चा अफसर बनेगा। और ऐसे ही जब 12th पास किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे लगता था कि जैसे बीएड कर लेंगे या कोई रेलवे का एग्ज़ाम लिख लेंगे। तो मेरे नाना जी आए, मेरे नाना जी आकर मुझे एक जगह ले गए, जेके जूट मिल होती थी उस समय, तो वहाँ पर ले गए एक लोगों के घर। तो तब पीपीएन जो अपना कानपुर, तो उसमें एडमिशन लेना बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता था। तो बोले कि चलो तुम्हें पीपीएन में एडमिशन दिलाने के लिए कुछ करते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं पता था। मेरे साथ मेरे मामा थे, मेरे पिताजी थे, छुट्टी आए हुए थे, और मैं था और नाना जी थे। नाना जी गाँव से आए और वो ले गए, और बातों बातों में उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपका बच्चा एमबीबीएस कर रहा है कानपुर से, सुना है, तो हम अपने नाती को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ से मेरी जर्नी डॉक्टर की। उनको ये नहीं पता था कि इसके लिए जीएसवीएम जाना पड़ा, सोचे पीपीएन में ही हो जाएगा, डॉक्टरी पढ़ लेगा? नहीं, उनको ये, उन्होंने शायद बहुत पहले सोच रखा था कि डॉक्टर बनाने, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी, डैडी घर से बाहर रहते थे। तो मेरा बचपन, मैं पैदा भी अपने ननिहाल में हुआ। मेरा ननिहाल जो है वो कानपुर देहात में एक गाँव पड़ता है महेरा, तो वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। तो ये समझिए कि जो मेरा गांव है, मैं सबको मेहरा ही बोलता हूँ, और मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत ही लगाव है मुझे उस गांव से। तो वो जब आए तो उन्होंने, क्योंकि गांव में बीमार रहते थे अक्सर सब लोग, तो उन्होंने उनसे वो बात रखी हुई है, उनके मन में होगी, जो हमारे मन में कभी नहीं थी और हमने सोचा नहीं था। तो वो पहला क्लिक था कि अच्छा डॉक्टर बनना है मुझे। तो उन्होंने, जो मामा जी थे जिनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, तो फिर पीपीएन में क्यों कराना है एडमिशन, हम राजीव को, उनके बेटे का नाम था, वो कानपुर से एमबीबीएस कर रहे थे, उसको बुला लेते हैं और वो बता देगा कैसे करते हैं। तो उस समय राजीव भैया आए और उन्होंने बताया कि भाई इसका एग्ज़ाम होता है, हमें कुछ नहीं पता था। फिर उन्होंने गाइडेंस दी थी, एक उसका एंट्रेंस का फॉर्म मिलता था 50 रुपये का, तो वो बहुत बड़े ज़्यादा लगे 50 रुपये। तो उसको मैं भर नहीं रहा था कि अगर ये फॉर्म ख़राब कर दिया मैंने तो 50 रुपये गए। मेरी बहुत छोटी, सबसे छोटी वाली बहन है, वो भी अब एमबीबीएस कर चुकी है। तो वो एकदम से आई, कही कि भैया अभी 50 रुपये मत देखो, अभी ये देखो कि आपको लोगों की सेवा करनी है। और उसका वो मतलब बहुत छोटी थी, और मुझे लगता है 3rd 4th 5th क्लास के आसपास में पढ़ रही होगी। तो मैंने, वही एक इंस्टेंट था, मैंने फॉर्म भर दिया, मतलब मुझे 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने फॉर्म भर दिया। और अगले दिन मुझे जमा करना था, मैं जाकर अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए जमा कराया इंस्टीट्यूट में, जो कोचिंग सेंटर था। और उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कोचिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। फिर वो कहते हैं ना कि जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो तो आप जो उसमें डिसीजन ले लेते हो, लेकिन फिर से वही चीज़ आ जाती। तो फिर दोपहर तक आते आते कि भाई फॉर्म तो भर दिया, लेकिन फ़ीस कहाँ से होगी। तो मेरे मामा अभी टीचर हैं, तो उस समय वो भी बेरोज़गार थे, मतलब हमारे पूरी फैमिली में डैडी केवल थे जो सरकारी नौकरी थी। तो वो बोले कि गांव की भाषा में कि जिज्जी, अगर बिना तैयारी करानी है तो एक साड़ी में भी रहना पड़ सकता है पूरे 1 साल 2 साल, है ना, क्योंकि तैयारी तो ठीक है, फिर एमबीबीएस की पढ़ाई, एमबीबीएस का फीस खर्चा। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया कोचिंग में, और देखिए लाइफ मेरी कभी स्मूथ नहीं रही है। तो एंट्रेंस में तैयारी की, पहले प्रयास में नहीं हुआ,
पहले प्रयास में नहीं हुआ, दूसरे प्रयास के लिए जब हम फिर से कोचिंग गए तो दूसरे प्रयास में क्योंकि फ़ीस बढ़ चुकी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट की और पहले प्रयास में हुआ नहीं था, तब मुझे क्योंकि काउंसलिंग का पता नहीं होता था कि काउंसलिंग कैसे कराते हैं, तो जब मैं गया सिंह सर से मिलने तो उन्होंने कहा क्या है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं दूसरे प्रयास में कितने में पढ़ा हूँ। मेरा फॉर्म उस 50 रुपये की जगह फॉर्म जो था वो 100 रुपये का हो गया था, तो 100 रुपये का फॉर्म खरीदा और 500 रुपये मैंने फ़ीस दी, केवल 500 रुपये, और बाकी उन्होंने लिख दिया बैलेंस। अच्छा। वो एक एडमिट कार्ड हुआ करता था जिसको देखकर हम कोचिंग में एडमिशन लेते थे, पीछे लिख दिया बैलेंस। तो मैंने कहा सर दे नहीं पाएंगे इतना, तो बोले ठीक है तुम पढ़ो और नंबर अच्छे आए तुम पढ़ो। तो उन्होंने डेट लिख दी, कुछ एक डेट लिख देते हैं 2 महीने 3 महीने की, तो फिर उसके बाद फिर मैं गया कि सर पैसे नहीं है, तो फिर उन्होंने काट के डेट बढ़ा दी, फीस नहीं मांगी, डेट बढ़ा दी। आप सोचिए कि उस 500 में भी मैंने केवल 35 रुपये जमा किए थे, और वो 35 रुपये भी 10-10 के 2 नोट थे और 5-5 के 3 सिक्के थे, वो जमा किए थे 500 के अलावा 35 रुपये, वो भी इसलिए कि लाइब्रेरी तब खुल गई थी उस इंस्टीट्यूट में, तो लाइब्रेरी फ़ीस थी 100 रुपये, तो उसके 35 रुपये जमा किए थे। और बड़ा सपोर्ट मिला वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स का, और सिलेक्शन हो गया, रैंक अच्छी आई, तो सब हम लोग गए थे, सब खुश थे। तो सिंह सर बोले कि अबे इसका इंटरव्यू तो कराओ ये तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया तब बचे हुए थे, बाकी सब न्यूज़ चैनल जा चुके थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू हुआ। तो मेरी जो जर्नी जैसे थी कि पिताजी आर्मी में थे, घर में कोई डॉक्टर नहीं था, घर क्या पूरे खानदान परिवार गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। फिर इस तरीके से जब मीडिया में छपा तो सबको पता चला, सबने बड़ा सराहा, और फिर उसके बाद से हमारी लाइफ चेंज हो गई। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर विनय, आपकी कहानी ये बताती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, तो ये कोई मायने नहीं रहता, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो हेडिंग था उसमें उन्होंने हेडिंग ही जो होती है ना, जो क्या कहते हैं, बड़ा सा लिखते हैं इंटरव्यू के पहले कि पॉवर्टी नो हर्डल टू CPMT, राइट, ये लिखा था उन्होंने। बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक और बात मैं पूछूंगी आपसे, जैसे आपने कहा कि जब आप कॉलेज पहुंचे तो हिंदी सिर्फ आती थी और बुक सारी जो MBBS की होती है वो इंग्लिश में ही होती। क्या बताइए, आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या ये लैंग्वेज का बैरियर उसने कहीं आपको रोका? लैंग्वेज एक बहुत अच्छा माध्यम होता है अपने आप को अभिव्यक्त करने का और किसी की अभिव्यक्ति को प्राप्त करने का। तो क्योंकि हम लोग सब हिंदी भाषी हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो हिंदी माध्यम से भी पढ़ के आए थे। कभी हमारे टीचर्स ने ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि हिंदी ही आती है तुमको, इंग्लिश नहीं आती। और इतनी तो इंग्लिश आती थी कि पढ़ के, क्योंकि CPMT का भी एग्ज़ाम दिया था, कि समझ लें, बोलना नहीं आता था। आज भी मैं आपको कोई शर्म नहीं है कि मैं आज भी सब चीज़ें हिंदी में बोलता हूँ। दिल्ली में मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। अब आ गई इंग्लिश, जैसे अब मैं इंटरव्यू अपने न्यूज़ चैनल्स में देता हूँ, तो जैसे टाइम्स समाओं में, और अभी क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ डॉक्टर एसोसिएशन का, तो इंटरव्यू होते हैं। लेकिन आपको अपनी जो मदर लैंग्वेज है हिंदी, उस पर गर्व करना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए। नहीं, कभी आया ही नहीं। आप देखिए, मैं आपसे कहूँगा, मैं अभी भी चप्पल पहन के हूँ, और ये चप्पल मैं मतलब हमेशा पहनता हूँ लगभग, कभी मुझे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। मैं अपने MD के टाइम पे चप्पल पहनता था, मैं MBBS में कई बार चप्पल, मेरे टीचर टोकते थे, तो मैं सर कभी इन्फिनिटी नहीं आया। मैं सर से कहता था सर चप्पल है मेरे पास, अभी जूते नहीं है, मैं जूते। तो कभी ऐसा आप अपने आप को सोचिए, आपको करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो करना चाहते हो आप वो करिए, आपका गुरु, आपका सहपाठी आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बता, MBBS आपने GSVM मेडिकल कॉलेज से किया, फिर आपने MD कहाँ से किया और फिर दिल्ली कैसे आए? उसके बाद देखिए MBBS किया, MBBS के बाद ये होता है कि MD का एग्ज़ाम लिखना होता है। तो हमने तो MBBS तक सोचा था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लाइफ यहाँ तक आएगी। MBBS के बाद क्या हुआ कि जब मेरा MBBS में हो गया तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, क्योंकि 2 छोटी बहनें थीं, तो एक बड़ी वाली का 12th पूरा हो गया था, तो उसने भी मुझसे कहा कि भैया मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो फिर से मैं पहुंच गया वहीं सर के पास। तो सर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, जितना हो दे दो। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं और जितने भी लोग देख रहे हैं कि जो हमने सोचा था कि MBBS करेंगे तो
बहुत पैसा लगेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने का यही फ़ायदा है। हमारी फ़ीस होती थी 18,000 के आसपास एनुअल। हाँ जी, एनुअल। हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं लगता था, और क्योंकि घर था तो हॉस्टल की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अच्छा, आप जो आपने घर पे रह के पढ़ाई की एमबीबीएस की? मैंने फर्स्ट ईयर घर पे रह के किया, सेकेंड ईयर से मैं हॉस्टल रहने लग गया था, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स चालू हो जाती हैं, तो आपको नाइट ड्यूटी भी कई बार करनी पड़ती है, इवनिंग टीचिंग के लिए जाना ही पड़ता है, और हॉस्टल में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो मैं सबसे कहूँगा हॉस्टल ज़रूर रहिए। ओके। तो हॉस्टल में रहा, हॉस्टल की मेस से खाना खाता था, सैटरडे संडे में घर चला जाता था, तो ये चीज़ थी। और अच्छा, एमडी के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? एमडी के लिए नीट पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है एमडी करने के हाँ लिए। जी। अच्छा, फिर एमडी आपने कहाँ से किया? एमडी फिर मैंने मेरठ से किया। मेरठ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है LLRM। अच्छा। तो एमडी कितने साल का है? एमडी 3 साल का है। तो आपने एमबीबीएस में 5 इयर्स 4.5 साल करीब 5.5 साल का। 5.5 साल आपने। देखिए, मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि देखिए मेडिकल की पढ़ाई लंबी चलती है। जैसे आपने भाई होता 12th पास किया और BBA किया, MBA किया और फटाफट जॉब करने लगे, वो पढ़ाई नहीं है। मेडिकल एक ऐसी, आप क्योंकि आप ह्यूमन की सर्विस में जा रहे हैं, मतलब आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो मेडिकल ऐसी पढ़ाई नहीं फटाफट किया जॉब करने लगे। तो देखिए, एमबीबीएस 5.5 साल किया, फिर 3 साल आपने एमडी किया। हाँ जी। फिर अब मैं 3 साल यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब 3 साल अब आपकी दिल्ली एम्स में ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे कैसे एडमिशन मिला आपको? इनका एग्ज़ाम होता है पहले रिटन, जैसे आप फॉर्म भरते हो अन्य एग्ज़ाम के लिए, पीजी के लिए, यूजी के लिए, तो वैसे ही एम्स अपना एक एग्ज़ाम कराता है। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। जैसे आप तो सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम ये भी 2 बार में होता है। जैसे हमारा एम्स के सारे एग्ज़ाम जो हैं पीजी के, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका SRशिप का, तो साल में 2 बार होते हैं। एक जनवरी सेशन होता है, एक मई एम्स का मई जून का सेशन होता है। तो उस एग्ज़ाम का ये हर बार नोटिफिकेशन निकालते हैं, और उस नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद आप अपना सेंटर ऑल इंडिया में कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, पूरे इंडिया में। उसका एग्ज़ाम होता है, फिर रिटन का रिजल्ट आता है। अच्छा। रिटन के रिजल्ट आने के बाद आपकी इंटरव्यू डेट शेड्यूल होती है, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब एमबीबीएस आपने 5.5 साल का किया, 3 साल आपने एमडी किया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो दिल्ली एम्स में आप सीनियर रेजिडेंट हो, उसका क्या वो डेजिग्नेशन क्या होता है? और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए चूँकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी देना चाहती हूँ, तो वो सीनियर रेजिडेंटशिप करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, और फिर किस डेजिग्नेशन पर आप यहाँ आते हैं? देखिए, जैसे मेडिकल की जर्नी होती है MBBS से स्टार्ट। MBBS किया, उसके बाद जो आगे का कोर्स होता है उसमें MD होता है, जिसको आप जूनियर डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, MD। जैसे आप लोग मीडिया वाले सब जूनियर डॉक्टर कहते हैं, वो जूनियर डॉक्टर होता है। MD के बाद पोस्ट MD सीनियर डॉक्टर, जिसको कहते हैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर होता है उसका पूरा। जैसे जूनियर डॉक्टर का जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर होता है, वैसे ये सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर होता है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अगर आपको एम्स से करना है, तो एम्स का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का एग्ज़ाम होता है पहले रिटन में आप क्वालिफाई करते हैं, तो फिर उसके इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद जब आपका चयन होता है तब नहीं। डॉक्टर विनय, आप ये बताइए, आपने 5.5 साल का MBBS किया, फिर आपने 3 साल का MD किया, इसके बाद आप दिल्ली एम्स आए, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का आपने एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम कैसा होता है? मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंटशिप करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? देखिए, जैसे MD जब आप करते हो तो उसमें जूनियर डॉक्टर कहते हैं, तो वो जूनियर रेजिडेंट होता है, JR होता है। वैसे ही पोस्ट MD सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर होता है, उसको SR कहते हैं। तो SR के लिए एम्स इन पर्टिकुलर, एम्स में पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के लिए जनवरी सेशन का और मई सेशन का एक नोटिफिकेशन एम्स की वेबसाइट पे निकलता है हर साल। उसकी जो जितनी भी सीट मैट्रिक्स होती हैं वो आती हैं। फिर आपको आपको उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में आप कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। पूरे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, कहीं भी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। बस फ़र्क ये होता है कि आपने जिस स्पेशलिटी में की है MD, उसी स्पेशलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। उस स्पेशलिटी के जब आप क्वेश्चन का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो रिटन का रिज़ल्ट आता है। रिटन के रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं यहाँ पर एम्स में, जैसे मैं आया था तो 7 सीट थी में यहाँ पर 7। हाँ, 7 सीट थी उस समय, और हर बार बढ़ती घटती रहती हैं। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद
वो जितने भी रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो भी परसेंटाइल बेस्ड होता है, तो परसेंटाइल बेस्ड में वो अपना उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो एक सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको इंटरव्यू पे बुलाते हैं, फिर इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है। जब इंटरव्यू के रिज़ल्ट के बाद फिर आप ज्वाइन करते हो एम्स को, और ज्वाइनिंग के बाद आप यहाँ पे काम करते हो। तो कितने आप ये जो सीनियर रेजिडेंटशिप है वो कितने समय तक चलती, कितने साल का ये होता 3 साल का होता है। अच्छा। 3 साल का सीनियर रेजिडेंट। तो वही आपने अभी बताया कि मेडिकल इज़ नॉट ओनली कोर्स, इट इज़ अ जर्नी, है ना, एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी, आई वुड रादर से, कि क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहते हो, हमेशा नई चीज़ सीखते रहते हो। मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग ब्रांच है। तो आप ये मत सोचिए, जो भी देख रहे हैं हम सबको, वो ये नहीं सोचेंगे कि एमबीबीएस कर लिया तो उनका काम पूरा हो गया, है ना। क्योंकि मैंने भी एमबीबीएस करके यूपीएससी लिखा, यूपीएससी में क्वालिफाई हो गया तो सरकारी नौकरी करने लग गया। सरकारी नौकरी, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था, जैसे कि बहन ने भी कहा कि उनको तैयारी करनी है, फिर छोटी बहन भी आ रही थी, उसको भी तैयारी करनी थी, तो फैमिली को सपोर्ट करना था। डैडी का रिटायरमेंट हो चुका था, तो बीच में हर्डल्स आती हैं, आप करिए, नौकरी करिए, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़िए। मैंने भी नौकरी की, छोड़ दी, फिर एग्ज़ाम लिखा, और यहाँ तक का सफ़र अभी कर रहा हूँ। सफ़र पूरा कभी नहीं होता है। अब आगे क्या सोचते हैं, दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बनने का आगे क्या डेस्टिनेशन है? देखिए, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस ये सोचा है कि दिल्ली तो शायद नहीं रहूँगा, यहाँ पे रुकूँगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो मेरे परिवार को, मेरे कानपुर को है। तो मैं कानपुर तो वापस जाऊँगा जैसे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी फ़िलहाल यही सोच रखा है, लेकिन क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि जब एमडी कर रहे थे तो एमडी के बाद सोचा था कि कानपुर वापस जाएंगे, ये एग्ज़ाम लिख दिया। तो अब इसके बाद भी बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं, कुछ इंडिया में होती है, कुछ बाहर होती हैं। तो और अगर आप पेशेंट को आप बेस्ट केयर देना चाहते हो तो जितनी भी मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट हो रहे हैं, और हर दिन हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे आपने कहा नेवर एंडिंग फील्ड है। डॉक्टर विनय, बस आपकी जर्नी के बारे में मुझे उम्मीद है कि जो तमाम स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये माने नहीं रखता कि आपका लैंग्वेज क्या है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, और आपका लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान है, तो आप किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। बस चलते चलते डॉक्टर विनय, आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगी, तमाम स्टूडेंट, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर बनना एक बहुत, मतलब कहना चाहिए बहुत पॉपुलर ये फील्ड है, लाखों की संख्या में, करीब 14-15 लाख स्टूडेंट हर साल नीट परीक्षा में बैठते हैं, और 1 लाख से अंदर हमारे यहाँ सीटें हैं नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का सर इस साल भी नहीं हो पाया है नीट में सिलेक्शन, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, फैमिली का भी बहुत प्रेशर होता है। आप ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? और एक बात जैसे आपने कहा कि जिनको बहुत पढ़ने का इंटरेस्ट है, मतलब ये मत सोचे कि हम डिग्री लेके फटाफट पैसे कमाना शुरू कर देंगे। ये मेडिकल फील्ड क्या है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है नीट में, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि इंसान को कभी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आपका मेरा भी पहली बार में कहाँ हुआ था, और एमबीबीएस के बाद भी तुरंत एमडी में नहीं हुआ, मुझे नौकरी करनी पड़ गई। तो आपने अगर ठाना है जो चीज़, पहले तो आप ये चूज़ करिए। मेडिकल में सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो मेडिकल जाना है, आपने अगर ठाना है और आप ये सोचते हैं कि मुझे सेवा करनी है, सेवा के साथ साथ पैसे कमाने हैं, तो आप एमबीबीएस लीजिए। एमबीबीएस लेने का मतलब है तैयारी कीजिए। आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई मैटर ही नहीं करता। मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों को कभी डीमोटिवेट मत करिए कि अरे यार इस साल नहीं हुआ, आप कुछ और कर लो। नहीं, उसका सपोर्ट करिए। मेरे साथ, मैं थोड़ा सा समय लूँगा, मेरे साथ एक मेरे गुफरान भैया थे कोचिंग के टाइम पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मैं जब तैयारी करने गया तो उनका वो 6वां-7वां साल था तैयारी का, और मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन उनका नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी, वो मेरे से 1 साल जूनियर बन के आए कानपुर में। 8 साल 9 साल 7 साल की तैयारी करने के बाद वो एमबीबीएस किए, उन्होंने सपना नहीं छोड़ा, और वो अब एमडी कर रहे हैं और बढ़िया डॉक्टर हैं कानपुर में। तो मैं ये कहूँगा कि आप सपने को मत छोड़िए, अपने सपने के पीछे लगे रहिए, अपने सपने को देखिए, उसको साकार करने के लिए मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर भी ये कटु सत्य है कि सबका नहीं हो पाएगा। बिल्कुल।
ये कटु सत्य है, क्योंकि सबका नहीं हो पाएगा तो ये मत सोचिए आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब में वो लोग हैं जो हिम्मत छोड़ देते हैं। आप हिम्मत मत छोड़िए, आपका नहीं होता। साथ साथ में आप मेडिकल साइंस के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनको इलाबोरेट करिए। आपने तैयारी की, आपकी तैयारी जाया नहीं जाएगी, आपकी पढ़ाई जाया नहीं जाएगी। आप ICMR का एग्ज़ाम लिखिए, आप MBBS में नहीं होते हैं, आप ICMR का एग्ज़ाम लिखिए। आप किसी साथ साथ में BSc का करते रहिए, जैसे मैं साथ में BSc कर रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं कभी ये नहीं था कि भाई मेरा हो जाएगा कि क्या होगा, तो मैं साथ साथ में BSc करता था। मैं सुबह जाता था जाके, तो BSc मैंने PPN से नहीं की, BSc मैंने DAV से की। DAV में एक फ़ायदा रहता था कि थोड़ा लेट चले गए तो कोई बात नहीं, क्लास छोड़ भी थी कोई बात नहीं, एग्जाम देने दिया जाएगा। एग्जाम तो BSc में क्या है, बस आपको 70% अटेंडेंस अपनी किसी तरह से करनी है। तो मैं क्या करता था, जल्दी से जाता था अपना क्लास, क्योंकि BSc में बहुत ज़्यादा क्लास होती नहीं है, तो क्लास करता था और फिर आके कोचिंग में फिर पढ़ाई करता था। तो एग्ज़ाम लिखने जब मैं जाता था, आप विश्वास करेंगे, एग्ज़ाम लिखता था जल्दी से, 1-1.5 घंटे में एग्ज़ाम लिख के फिर वापस चला जाता। तो सब लोग कहते थे कि ये कौन सा लड़का है जिसको कुछ इधर उधर देखता नहीं है, बस आता है और कॉपी भर के चला जाता है। तो BSc सेकेंड ईयर हुआ था मेरा और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो साथ साथ में आप कुछ साइड में करते रहिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर फोकस करिए, आप फोकस अपने मेन काम पर करिए, लेकिन साथ में आप एक थोड़ा सा एक दूसरा रास्ता भी लेके चलेंगे तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। जैसे MBBS के बाद मैंने तुरंत गवर्नमेंट जॉब, UPSC लिखा, गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली, फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने लग गया। MD के बाद भी जब मैंने ये एग्ज़ाम लिखा तो मैं अपना प्राइवेट में प्रैक्टिस करने लग गया। तो आप क्या है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपको मुश्किलों से घबराना नहीं और अपने डेस्टिनेशन पे, अपने ड्रीम पर फोकस रखना है। एग्जैक्टली आपने सारा सारांश बता दिया कि मुश्किलों से कभी मत घबराइए और आपको अपना ड्रीम रखना है, आपको अपना ड्रीम अपने माइंड में रखना है और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर विनय कुमार, जो दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज डॉक्टर विनय कुमार से हुई मेरी ये बातचीत आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करेगी। जो नीट UG की तैयारी कर रहे हैं, जो MBBS करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं। एक बहुत सवाल आप लोग पूछते हैं, हिंदी आती है मैम, हम हिंदी बैकग्राउंड से, क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे? आपको देखिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाया जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आज वो दिल्ली एम्स में जॉब कर रहे हैं। तो आपको हिंदी कोई आपके लिए बैरियर नहीं है, मेहनत करनी है। अगर इस साल भी आपका नीट पे नहीं हुआ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड अटेम्प्ट जरूर लीजिए। इसके अलावा जिनका इस साल जो दिल्ली एम्स से नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आप नीट PG का एग्ज़ाम देकर भी नीट दिल्ली एम्स में आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये बातचीत है आपको आपके बहुत काम आएगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद बीना।